क्या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता नहीं बल्कि एक व्यक्ति विशेष की पसंद थे? क्या पंडित नेहरू भारत की जनता की पहली पसंद नहीं थे? इन सब सारे गंभीर सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। नमस्कार साथियों, आज हम बात करते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू के बारे में क्या क्या खास बातें हैं, आप इस वीडियो में जानेंगे और ये भी समझेंगे कि भारत की आज़ादी से पहले और भारत की आज़ादी के बाद नेहरू का देश के लिए क्या योगदान रहा। यूँ तो जब भी किसी प्रधानमंत्री की बात होती है तो पंडित नेहरू की बात ज़रूर आती है, लेकिन तमाम जितने विश्लेषण उनको दिए गए हैं उससे अधिक विरोधाभासी बातें भी आपने पंडित नेहरू के बारे में सुनी हैं। आज हम इस एक वीडियो में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के बारे में विस्तार से समझेंगे उनकी क्या उपयोगिता रही और ये भी समझेंगे कि उनके विरोध जो हो रहा है वो आखिर किन किन कारणों से हो रहा है। तो सबसे पहले हम प्रथम मुद्दे पर आते हैं कि पंडित नेहरू कब देश के प्रधानमंत्री बने और उस समय क्या स्थिति थी। तो सबसे पहले हम जाने, जब वो 58 वर्ष के थे तब वो भारत के प्रधानमंत्री बने और आजीवन इस पद पर रहे, अर्थात वो 17 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री बने। दूसरा, वो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सिपाही थे। जैसा कि आपको अवगत है, पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना जीवन दे दिया था। अपना जीवन का उनका बहुत सा समय स्वतंत्रता संग्राम के लिए गया। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन गए तब उन्होंने क्या क्या किया, इसे जानने के लिए हम जानेंगे कि उनका दृष्टिकोण कैसा था। वे शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी विकास के पक्षधर थे। उन्होंने आधुनिक भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारतीय खोज उनकी प्रमुख पुस्तकें थीं। पूर्ण स्वराज, गरीबी हटाओ, आराम हराम, पंचशील जैसे उनके प्रमुख नारे थे। पूर्ण स्वराज की मांग जब कांग्रेस में उठी थी, उस समय पंडित नेहरू इस वाक्य को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब रहे। गरीबी हटाओ उनका एक प्रोग्राम था, मिनिमम प्रोग्राम था। इसके जरिए वो कहते थे कि इस देश से गरीबी हटनी चाहिए। और पंचशील का नारा इसलिए दिया गया था ताकि विश्व शांति इस पर स्थापित हो सके। आराम हराम है का मतलब है, पंडित नेहरू कहते थे कि हमारा देश जो अभी नया नया आज़ाद हुआ है, हम कई वर्षों की गुलामियों से मुक्त हुए हैं। इसलिए यदि इस देश का युवा, इस देश का व्यक्ति, इस देश की जनता आराम करने लगी तो फिर हम देश को आगे नहीं ले जा सकते हैं। नेहरू कहा करते थे, यदि आप जाति को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं, नेहरू का ये प्रमुख कथन है कि यदि आप जाति को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं फिर आप राष्ट्र विरोधी हैं। यदि आप धर्म को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं फिर आप राष्ट्र विरोधी हैं। यदि आप भाषा को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं तो फिर आप राष्ट्र विरोधी हैं। यदि आप क्षेत्र को राष्ट्र से ऊपर रखते हैं फिर आप राष्ट्र विरोधी हैं। यदि आप अपने आप को, स्वयं को अर्थात अपनी पद और प्रतिष्ठा को राष्ट्र के ऊपर रखते हैं फिर आप राष्ट्र विरोधी हैं। कहने का मतलब है कि पंडित नेहरू कहते थे कि ये राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं। यदि हम जाति, धर्म, भाषा, पद प्रतिष्ठा में उलझ गए फिर हम इस देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्थात जो हमारा नवजात राष्ट्र है, जिसको अभी हमने प्राप्त किया है, तो हम फिर हिंदुस्तान को कहीं नहीं ले जा पाएंगे। पंडित नेहरू की जो बातें थीं वो लगता है कि बहुत साधारण थीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बातें थीं, क्योंकि उन्होंने इस देश की बागडोर जब संभाली थी जब ये देश अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ था। अब हम पंडित नेहरू को जानने के लिए, भारत के इतिहास को जानने के लिए अब हमें जानना पड़ेगा हमारा प्रथम आम चुनाव। तो हमारा प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 तक चला, जो कि 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, जो लगभग 5 महीने चला। प्रथम चुनाव को जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस देश ने लोकतंत्र में जब पैर रखा था, ये एक देश एक लोकतांत्रिक हुआ था, उस समय की स्थिति क्या थी। तो इस चुनाव में देश में 489 संसद सदस्य चुने गए थे। इस चुनाव में बहुमत के लिए 245 सीटें आवश्यक थीं। इस समय वर्तमान में संख्या अधिक इसलिए है क्योंकि
कुल सीटें भी ज़्यादा हैं और बहुमत के लिए भी सीटें ज़्यादा हैं। लेकिन उस समय जो देश में चुनाव हुआ था, पहला आम चुनाव, तो यहाँ पर 1949 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। अर्थात उस समय जो 489 सीटें थीं, उनके लिए कुल मिलाकर के 1949 उम्मीदवार मैदान में थे। उस समय देश की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, अर्थात 36 करोड़ 10,28,090, ये हमारे उस देश की जनसंख्या थी, जिसमें कुल मतदाता जो थे 17,32,12,343। ये सब जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस समय मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी। आगे चलकर ये आयु, जब देश अच्छा लोकतांत्रिक देश बना, तो इसको घटा करके मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई। कब की गई, क्यों की गई, इसके बारे में किसी अन्य दिन बात करेंगे। अब इस आम चुनाव में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला और वो 364 सीटें जीती और उसका वोट प्रतिशत था 45%। अब जानिए आप कि 45% लोगों ने चाहा था कि इस देश में लोकतांत्रिक रूप से शासन कौन करे, कांग्रेस। यहीं पर प्रश्न उलझ जाता है कि आखिर जो 45% वोटर ने चाहा था कि कांग्रेस इस देश का शासन देखे, कांग्रेस इस राज्य को संभाले, आखिर वो 55% लोग कौन थे जो नहीं चाहते थे कि इस देश को कांग्रेस का साथ मिले या कांग्रेस का राज्य हो। बहुत गंभीर विषय है, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। हम आगे इस पर जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर देश की आज़ादी के बाद भी 45% अर्थात आधे से कम लोगों ने ही क्यों कांग्रेस को वोट दिया था। अब दूसरे स्थान पर सोशलिस्ट पार्टी रही थी, जो कि सिर्फ 12 सीटें जीती थी और जिसको मात्र 11% वोट मिला था। 45% वोट पाकर के कांग्रेस पहले नंबर पे थी, दूसरे नंबर पर 11% वोट पाकर के सोशलिस्ट पार्टी थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि आखिर 45% ही वोट क्यों, जबकि कांग्रेस ने इस देश को आज़ाद कराया। इस देश की जनता में जो जागरण का काम किया था वो कांग्रेस ने किया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो हमारे साथ थे, वो देश के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक पार्टी के रूप में, एक राजनीतिक संगठन के रूप में कांग्रेस सबसे आगे थी। और उस चुनाव में जो कुल लड़ने वाली पार्टियां थीं 53, तो पहले चुनाव में 53 पार्टियां लड़ी थीं और फिर तीसरे नंबर की पार्टी रही किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जिसे 9 सीटें मिली थीं और जिसका वोट परसेंट 6 था। इस प्रकार से वोट प्रतिशत जो है, जो चुनाव में वोटिंग हुई थी, आखिर वोटों का परसेंट जो था, कुल मिलाकर के 47.77 लोगों ने इस चुनाव में वोट डाला था। अर्थात जो मतदाता था उसने आधे से कम लोगों ने ही वोट डाला था, जबकि ये भारत एक लोकतांत्रिक देश बनने को लिए तैयार था। अब हम बात करें फिर पहले लोकसभा अध्यक्ष वासुदेव मालावंकर जी थे और पंडित नेहरू को जो चुनाव में टक्कर दे रहे थे वो थे अजय घोष जी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के थे। भारत में लोकतंत्र की स्थापना किन विपरीत परिस्थितियों में हुई, किस प्रकार से भारत के लोगों ने लोकतंत्र का स्वाद चखा। जबकि नेहरू को वहाँ पर वोट मिले थे 44% और अजय घोष मात्र 3.5% वोटों को ही प्राप्त कर सके थे। लेकिन क्योंकि वो दूसरे नंबर पर थे, इसलिए ये माना जाएगा कि नेहरू के प्रतिनिधि अजय घोष जी थे, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के थे। पहले चुनाव से पहले जो चुनाव आयुक्त बनाया जाता है तो सुकुमार सेन जी बने थे, जो कि एक नौकरशाह थे। अर्थात जो चुनाव की तैयारियां चल रही थी, देश आज़ाद होने को था, घोषणा हो चुकी थी, तो चुनाव अधिकारी की जरूरत थी, तो चुनाव आयुक्त चुने गए थे सुकुमार सेन जी, जो कि एक नौकरशाह थे, जो IAS अधिकारी थे, उनको बनाया गया था। और उसके बाद में ये सिलसिला शुरू होता है और बहुत दिनों तक सरकार चलती रही, क्योंकि बताया है आपको कि एक ही प्रधानमंत्री हमारे पास 17 साल तक रहा। और 1969 में आते आते इस देश को एक विपक्षी दल की मान्यता मिल गई, विपक्षी दल का नेता भी बना जाने लगा। अब सबसे अधिक दिन, अब हम विपक्षी दल की बात करते हैं, विपक्षी नेता की बात करते हैं, तो इस देश में सबसे अधिक दिनों तक विपक्ष के नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो लगभग 9 वर्ष तक देश के एक व्यक्ति सर्वाधिक दिनों तक जो रहा
तो ये 9 वर्ष तक देश संसद में विपक्ष के नेता रहे और उसके बाद में शायद सबसे ज़्यादा दिन तक विपक्ष में रहने का गौरव किसको प्राप्त होगा? राहुल गांधी जी को, जो लगातार है। अब पंडित नेहरू की बात करनी थी तो पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और फिर इन्हें भारत का शिल्पकार भी माना जाता है। कहा जाता है कि आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। ये भारत को 10 वर्ष के अंदर निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिलाना चाहते थे, लेकिन ये सपना 75 साल बीतने के बाद में आज भी एक सपना है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? फिर उन्होंने विश्व शांति की बात की थी। जो पंचशील उनका सिद्धांत था वो विश्व शांति के लिए था, लेकिन हम देखते हैं कि आज भी हम विश्व शांति के रूप में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। आखिर ये हमारा कहाँ पे दुर्भाग्य रहा है? आखिर कौन सी वो परिस्थितियाँ हैं जो ना हम शिक्षा की तरफ में बढ़ पाए, ना हम विश्व शांति की तरफ बढ़ पाए। और ये जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई थी, अर्थात इनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली में हुई थी। इनका जन्म तो इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन इनकी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई थी और फिर ये आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे और इंग्लैंड से पढ़ने के बाद आए तो ये चाहते थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बने। साथियों, बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हो पाए हैं और वो धर्म और राजनीति को अलग अलग देखना चाहते थे। अर्थात वो चाहते थे कि इस देश में धर्म भी रहे और राजनीति भी रहे, लेकिन धर्म और राजनीति अलग अलग रहें। अर्थात जहाँ राजनीति की ज़रूरत हो वहाँ राजनीति की जाए, जहाँ धर्म की ज़रूरत हो वहाँ पर धर्म किया जाए। दोनों का अगर घालमेल हो जाएगा तो ये भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश नहीं बन पाएगा। दूसरा उनका एक सपना एक और था। वो एक समावेशी समाज की स्थापना करना चाहते थे। वो भारत को तर्कशील, वैज्ञानिक सोच और नव निर्माण के प्रहरी के रूप में देखना चाहते थे। पंडित नेहरू की इच्छा थी भारत का रहने वाला हर व्यक्ति वैज्ञानिक सोच वाला हो, तर्क शक्ति वाला हो और वो देश के नव निर्माण के लिए तैयार होने वाला हो। पंडित नेहरू का सपना था कि अनेकता में एकता बनी रहे और लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए, ये भारत के हर एक नागरिक को जानना जरूरी था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो इनकी प्रसिद्ध कृति है, उसमें आप देख सकते हैं कि इनकी तर्क शक्ति कितनी बेहतर थी, कितने अच्छे ये लेखक थे और वो अपने जीवन काल के लगभग 9 वर्ष तक इन्होंने जेल में रहे थे। वो कई बार जेल में गए और 74 वर्ष की अवस्था में 27 मई 1964 को नई दिल्ली में इनकी मौत हो गई थी। तो इनकी मौत हुई है, इनकी मौत का कारण क्या था ये जानने से पहले आपको बता दें, इसमें बहुत गहरा कारण है, क्योंकि वो दूसरी लड़ाई से टूट गए थे। लेकिन यदि नेहरू को आप असली में समझना चाहते हैं, असलियत में आप जानना चाहते हैं कि नेहरू आखिर क्या थे, इसके लिए आपको उस समय के भारत को समझना होगा जो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। नेहरू का व्यक्तित्व कर्तृत्व कैसा था, इसको तो आपने कई पुस्तकों में पढ़ा होगा, कई लोगों द्वारा सुना होगा, लेकिन उस समय का भारत कैसा था, उस समय की आवश्यकता क्या थी, इस वीडियो में आप अंत तक सुनेंगे तो आप उससे मैंने जो कहा था, वादा किया था, तो उस समय जब भारत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था तो उस पर जो अंग्रेज शासक थे उनके सहयोगियों का क्या विचार था। जब देश में आंदोलन चल रहा था, पूरे देश को लग रहा था कि अब ये देश आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेजी हुकूमत भी मान चुकी थी कि ये देश को आज़ाद करना पड़ेगा, हमें ये देश छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उस समय उनके विचार क्या थे, आखिर अंग्रेज क्या तर्क देते थे। और वो कहते थे कि भारत के पास फ्रांस, जर्मनी और इटली की तरह कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं है। हमारे देश पर कई 100 वर्ष शासन करने के बाद में अंग्रेज़ों के जो विचार थे हमारे बारे में, वो कहते थे भारत के पास फ्रांस, जर्मनी और इटली की तरह राष्ट्रीय चेतना नहीं है। हमारे मुँह पर तमाचा था कि हमारे देश में राज करने वाला व्यक्ति हमसे कह रहा है कि आपके पास में राष्ट्रीय चेतना नहीं है। और वो अंग्रेज कहते थे ना ही कोई ऐसा उद्देश्य है जो भविष्य के निर्माण के लिए या भविष्य के भारत के लिए वरदान साबित हो। अर्थात वो हमारी किस कमजोरी को कहना चाहते थे, वो आखिर हमें क्या सिद्ध करना चाहते थे। और इस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत को ये हुकूमत के गुमान था
कि उनकी वजह से ही भारत में एकता का सूत्रपात हुआ है, वरना भारत में अंग्रेज ना आए होते तो भारत में कभी भी राष्ट्रीय एकता नहीं आई। साथियों, ये बात इस तरह भी सच लगती है कि यदि भारत अंग्रेजी राज से त्रस्त न होता तो कभी भी भारत की जनता किसी भी मुद्दे पर एक सुर में नहीं गा सकती थी जो राग उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए गाया था। भारत बहुत बिखराव से युक्त देश था, भारत में बहुत बिखराव था। तो अंग्रेज़ों की भविष्यवाणी जो वो कहते थे कि यहाँ कोई राष्ट्रीय चेतना नहीं है, शायद यदि अंग्रेज भारत में ना आते तो हम स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक सूत्र में ना बनते। एक अंग्रेज सर थे जॉन स्टेची, उन्होंने कहा था कि अतीत में भारत राष्ट्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ना ही भविष्य में उसके ऐसा होने की कोई संभावना है। अर्थात जो जॉन स्ट्रेटजी जो थे उनका कहना क्या था? स्ट्रेटजी साहब कहते थे कि भारत में वर्तमान में और अतीत में कभी भी राष्ट्र नाम की कोई चीज़ नहीं है और ना ही भविष्य में हो पाएगा। जंगल बुक के लेखक ठीक वो भी ऐसा ही कहते थे। रुडयार्ड किपलिंग ने भी कहा था कि भारत के लोग शासन करने के लिए अयोग्य हैं। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पर कि एक विदेशी कह रहा है कि भारत के लोग जो हैं वो शासन करने के लिए योग्य नहीं हैं, अयोग्य हैं, इनके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है जिससे यह माना जाए कि भारत के लोग अपना शासन, अपनी सत्ता चला सकते हैं। वो कहते थे अगर हमने भारत को इनका शासन सौंप ही दिया, अर्थात छूट प्रदान कर दी, तो यहाँ अराजकता छा जाएगी, यहाँ भ्रम, अव्यवस्था, उलझन और बुरी स्थिति यहाँ छा जाएगी। अगर हिंदुस्तान हमारे अधीन रहा तो यहाँ के महान लोग कहीं भी जा सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात किपलिंग कहना चाह रहे थे कि यदि ऐसा होता तो ठीक है, वरना उनका मानना था कि अगर उनको अपने पर छोड़ दिया जाए, अर्थात भारतीयों को अपने पर छोड़ दिया जाए, उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए, तो ये शासन या राजनय के लिए नहीं है और ये अभी बहुत ही बचकाने हैं और इनके यथाकथित नेता बहुत ही घटिया किस्म के हैं। ये विचार थे अंग्रेज़ों के। चर्चिल भी भारत के प्रति इसी प्रकार के विचार रखते थे। चर्चिल ने कहा था अगर ब्रिटिश भारत से चले जाएं तो उनके द्वारा निर्मित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण संस्थाओं का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा और भारत फिर से मध्ययुगीन लूट खसोट के दौर में वापस चला जाएगा। साथियों, जो अंग्रेजी विद्वान थे, जो यहाँ अंग्रेजी शासन के स्तंभ रहे थे, उनके तो हमारे प्रति ये विचार थे कि आखिर वो हमें क्या समझते थे। और कभी कभी जो वर्तमान समाज की स्थितियां हैं, हालात हैं, वो लगते हैं कि अंग्रेज शायद भारत को पूरी तरह से समझ चुके थे और वो कहते थे कि ऐसा अगर कर दिया जाए, भारत को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो देश का यही हाल होगा। साथियों, ऐसा नहीं हुआ। हमारे देश ने जो अपनी तरक्की की है, योगदान दिया है, वो राष्ट्र निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पंडित नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके सकारात्मक अगर हम जीवन को देखें तो बहुत ही अच्छा था। ये बात अलग है कि हर सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ भारत के ही कुछ लोग आज भी पंडित नेहरू को अय्याश यानी क्या क्या कहते हैं, लेकिन पंडित नेहरू ने देश के योगदान के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया, देश को आगे बढ़ाया। वर्तमान समय में भी यदि हम तुलना करें अन्य प्रधानमंत्रियों से तो पंडित नेहरू ने इस देश को भाखड़ा नागल जैसी परियोजनाएं दी, वैज्ञानिक सोच दी, कई ऐसे सरकारी तंत्र इकट्ठे किए जिससे हम आज भी शिक्षित होकर के आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि जो अंग्रेज कह रहे थे कि हम अगर भारत को छोड़ देंगे, परिस्थितियाँ बदली, भारत में कई प्रधानमंत्री बदले, उसके बाद में कभी अप और डाउन भारत ने देखा है, लेकिन पहले प्रधानमंत्री का कार्यकाल शानदार रहा। और कैसा रहा इनका कार्यकाल, ये आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें इस बारे में। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के बाद में जानेंगे आप पंडित नेहरू कैसे थे, कैसे था उनका व्यक्तित्व, कैसा था उनकी शासन व्यवस्था। इस बारे में आप अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। फिर मिलते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।